अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी। नाजरीन, बलूचिस्तान में गुज़श्ता रोज़ आने वाले हौलनाक ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है। जाँ बहक होने वालों की तादाद 348 हो गई है और हलाकतों की तादाद 1000 से बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और वहाँ पर मवासलाती निज़ाम मुअत्तल होने और कई इलाकों में बुनियादी सहूलियात ना होने के बायस इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवी का शिकार हैं। एक गांव देखते ही देखते मलिया मेट हो गया है। अफसोस की बात तो ये है कि ज्यादा नुकसान वहां पर बरवक्त इमदाद ना पहुंचने की वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ना सड़कें हैं, ना बुनियादी सहूलियात हैं। आखिर एक सूबा इतना नजरअंदाज और सहूलियात से महरूम क्यों है? क्यों वहां पर दूर दराज के इलाकों तक रसाई मुश्किल है? आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये कहते हैं कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात में मुखलिस है तो तालिबान का दफ्तर कायम करे। अगर मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब हुआ हो तो मिलिट्री ऑपरेशन करती रहे। इमरान खान का तो ये कहना है कि हुकूमत सीज फायर करे, लेकिन क्या तालिबान से मुज़ाकरात में पहल हुकूमत को ही करनी है? दहशतगर्दी के वाकयात के बावजूद जो पिछले दिनों दहशतगर्दी के वाकयात पेश आए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ अहम खबरें लेंगे काजी साहब से भी। जी काजी साहब। शादी, आज हम स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स से रिलेटेड दो स्टोरीज इंक्लूड करेंगे। एक तो वर्ल्ड कप के बारे में बड़ी एक चश्मकुशा और दिलदोज दास्तान है जो वर्ल्ड कप स्लेव्स के नाम से ब्रेक की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के ज़िमन में एक स्टोरी सामने आई है गार्जियन की, कि जो $100 अरब का एक फुटबॉल स्टेडियम 90,000 लोगों का और वहाँ जो बन रहा है, वहाँ पे वर्कर्स पे क्या बीत रही है। तकरीबन 2 लाशें वर्कर्स की डेली नेपाल वापस आ रही हैं और 40% जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो नेपाल से हैं, हमारे मुल्कों से भी हैं। तो ये जो चकाचौंध होगी 2022 में, तो ये स्टेडियम्स किन की बॉन्ड पे बने हैं और वो क्या कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में ये वर्कर काम कर रहे हैं। ये स्टोरी मैंने आज सुबह देखी, दिल हिला देने वाली थी। इस पर बात करेंगे। और इसके साथ जो दूसरी स्पोर्ट्स की स्टोरी है उसमें हमारे साथ हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं सनाउल्लाह वो होंगे। ये ओलंपिक एसोसिएशन में क्या हो रहा है? हमारे खिलाड़ी जाते हैं एयरपोर्ट पे, उन्हें वापस भेज दिया जाता है। 2 ओलंपिक एसोसिएशन बनी हुई हैं। स्पोर्ट्स वैसे इस मुल्क की बर्बाद हो चुकी है। एक हॉकी थी, एक कुछ हमारे इवेंट्स थे, तो ये क्या खींचातानी है, अंदर की स्टोरी हमें सनाउल्लाह बताएंगे। इसके अलावा मैं बात करूँगा शादिया, ड्रोन हिट्स के ज़िमन में यूके बेस्ड एक ग्रुप ने कुछ नेमिंग द डेड के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उन्होंने अपनी पहली लिस्ट जो है हमें मंजर आम पे आई है, उसमें हम देखेंगे कि उसमें सिविलियंस कितने थे, बच्चे कितने थे, औरतें कितनी थी, और उसमें बड़े तकलीफदेह फिगर्स हैं, वो भी शेयर करेंगे। और फिर आखिर में कैसर से भी बात करेंगे। हाफसाबाद से कुछ ना कुछ एक आज पास बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा। कि कैसे मुर्दा लोगों पर भी पर्चे हो जाते हैं। अच्छा। इस पर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन हम बात करते हैं हौलनाक ज़लज़ले की जिसने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी है। लाखों जो लोग हैं वो बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, इमदाद के मुंतज़िर हैं। 40 से 50 हज़ार घर वहाँ पर तबाह हो चुके हैं। 3 लाख से ज़ायद अफराद वहाँ पर मुतासर हुए हैं। बलूचिस्तान के 7 अजला हैं, अवारान, केच, खुजदार, पंजगोर, तुरबत, चागी और गवादर, ये सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। और वहाँ पर रसाई ना होने की वजह से, मवासलात का निज़ाम ना होने की वजह से वहाँ पर पहुँचना जो है वो मुश्किल है और लोगों से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर इमदाद अभी तक नहीं पहुँच पा रही है। सूरत हाल क्या है? इमदाद के मुख्तलिफ ममालिक ने भी इमदाद की जो है वो पेशकश की है। हमारे नुमाइंदे फरीदुल्लाह से बात करते हैं। फरीदुल्लाह, बहुत से इलाके ऐसे हैं, वहाँ पर बहुत सी जगह ऐसी है वहाँ पर जहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं हो पा रही है। इमदाद किस हद तक पहुँची है? कितनी चाहिए वहाँ पर इमदाद? लोगों को मिल रही है, नहीं मिल रही है? क्या सूरत हाल क्या है वहाँ पर? जी, जो जिन अजला का आपने जिक्र किया है, बलूचिस्तान के इंतहाई पसमानदा अजला हैं, इनमें आवरान जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। वहाँ से जो इतलात आ रही, वहाँ जितने मकानात जो थे उसकी असल बात थी वो तमाम कच्चे के कच्चे थे और उनकी जो बुनियादें थी वो इतनी ठोस नहीं थी। तो सिर्फ जमीन के ऊपर दीवारें खड़ा की, उनकी छत डाल के उन पर गुजारा किया जाए। सबसे ज़लज़ले में तबाही की सबसे बड़ी अहम वजह यही है। अगर इनकी मजबूत बनाई जाती बुनियादें तो बहुत अच्छे पैमाने पर जो है तबाही ना होती। और दूसरी बात है, इसमें जो अफराद जहाँ बहक हुए वो तो हो गए, लेकिन जो जख्मी हुए उनकी सबसे बड़ी वो है कि उनकी जो हड्डियां हैं, बदन का जो ढांचा है वो टूट गया, क्योंकि जो मकानात उन पर गिरे उनकी वजह से हड्डियां, जो आर्थोपेडिक डॉक्टर्स की बहुत ही कमी है वहाँ पर। और जो इमदाद यहाँ से कोयटा से कल रवाना किया गया, तो 19 DMA ने जो ट्रक रवाना किया, तो उन्हें खुराक का सामान था, चटाइयाँ थी, कंबल थे और दूसरा सामान था, वो वहाँ तक पहुँच गया है, वो तकसीम किया जाए। लेकिन ये तो सामान जो भिजवाया गया या जो कराची से सामान आया वो आटे में नमक के बराबर है। इनसे लोगों की जो है वो पूरी तरह इमदाद नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि जो फिगर्स आ रहे हैं, हलाकतों की तादाद जो है वो 348 की तस्दीक हो गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा हलाकतों का खदशा भी हो सकता है। क्या जो बाकी अफराद हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं?
हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इलाका एक में बताने वाला था कि जो इलाका है बहुत बिखरा हुआ, आबादी एक जगह नहीं है। और असल में बलूचिस्तान में ये जितने भी हमारे देहाती इलाके हैं वहाँ आबादी बिखरी हुई, 4 मकान एक जगह है, फिर 2 किलोमीटर पर 4 मकान, इस तरह हर एक ने अपने एक छोटा छोटा सा गाँव बनाया, इस तरह ये बिखरी हुई। और जो आवारान के इलाका है यहाँ तकरीबन 2 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर के दरमियान में जो गाँव है वो सारे के सारे तकरीबन तबाह हुए हैं। ये लगता है, ये बताएं जिस तरह ये इलाके हैं इनको हम तभी देख पाते हैं बदनसीबी से जब जहाँ कुछ हो जाता है, तो जिस तरह लगता है जहाँ पे कोई प्लानिंग, कोई शहर नहीं है, कोई स्टेट नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, कोई रियासत नहीं है, इसलिए जहाँ मर्जी है किसी ने घर 2 बना लिए और ये कोई इसमें जो है इसको रेगुलेट करने वाला नहीं, ये मामला है। और सड़कों की क्या कैफियत है, सड़कें हैं ही नहीं क्या? जी बिल्कुल यही मामला है, क्योंकि मनसूबाबंदी नहीं की थी, जहाँ जिसकी जमीन है वहाँ अपने मकान खा ले, ना हुकूमत है ना वहाँ जो उनके मेट्रोपॉलिटन है या म्यूनसिपलिटी, किसी को कोई इजाजत नहीं है, कोई नक्शे के बगैर ही मकान बनाए जाते हैं। अच्छा ये बताएं फरीद, मुझे ज़मीनी सवाल याद आ गया, ये ट्राइबल लोग हैं, किसी कबीले से मुंसलिक हैं, कबीलों के जो चीफ टेन्स हैं वो तो बहुत ही ग्लैमरस लाइफ होती है उनकी, बेशुमार पैसा, तो ये किस कबीले के लोग हैं या आम लोग हैं? जी तमाम, लेकिन ये तमाम बलोच बेल्ट है, यहाँ तमाम लोग हैं। असल बात है, आपने चीफ्स की बात की, ट्रैवल एरिया जो चीफ्स हैं वो तो वहाँ पे रहते ही नहीं है, कराची में रहते हैं, कोयटा में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, बैरून मुल्क रहते हैं। उन्हें अपने जो गरीब लोग हैं, अपनी आवाम है वहाँ के, जो उनके जो सरदारों के नीचे कबाइल है, उनका कोई एहसास नहीं। अगर एहसास होता तो आज इस तरह ये ना होता, वहाँ प्लानिंग होती, जिंदगी मामूल पे होती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह आपका। इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत जान बलेदी भी लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जान बलेदी साहब, आप हमें कुछ कंफर्म कर सकते हैं हलाकतों की तादाद वहाँ पर, और कितने अफराद हैं जो अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं, कितने इमदाद की वहाँ पर ज़रूरत है? आप ग्राउंड रियलिटीज़ को बेहतर तौर पर हमें बता सकते हैं। देखें, इस वक्त बलूचिस्तान के टोटल जो ये अर्थक्वेक से जो मुतासिर हुए हैं वो 6 अजलात है, जिसमें 2 सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। उनमें एक है जिला आवारान जिसके 2 तहसील मुतासिर हुए हैं, और दूसरा है जिला केज जिसका 1 तहसील मुतासिर हुआ है। मजमूई तौर पर 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मुतासिर हुआ है। अब तक ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इतना है, बाज ममालिक से भी बड़ा है, इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। अब तक जो हलाकतें हैं उनकी तादाद है 348, जिसमें 43 हैं जिला केज के और 305 हैं आवारान और मशके के। तो ये मजमूई तौर पर 348 बनते हैं। और इसी तरह इनके जो जख्मी हैं उनकी तादाद है 552 हो गई है अब तक, ये सुबह की इतला। ये बताइए यहाँ अस्पतालों की तादाद कितनी है? इस पूरे इलाके में दो ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, और कितनी टीमें पहुंची हैं अब तक? आपके इतला के मुताबिक सुन रहे थे कि फौज कुछ टीमें भेज रही है डॉक्टर्स की। देखिए, डॉक्टर्स की वो टीमें यहाँ से क्वेटा से भी रवाना हो गई हैं, 2 कैब रवाना हो गए हैं, ये भी पहुंच चुके हैं, और 1 कैब अभी सुबह रवाना हो गया है। और वहाँ एफसी के जो है डॉक्टर्स है वो पहुंचे हुए हैं, सोबत से डॉक्टर्स वो पहुंचे हुए हैं। इलाज की सहूलियात मेडिसिन भी पहुंच चुकी है, उन्होंने अच्छा ये बताइएगा, मरीजों को मुंतकिल करने के लिए इस वक्त बड़े पैमाने पर एम्बुलेंस से भी वहाँ मौजूद है, और ये सिलसिला जारी है। लगभग मलबे तले कितने अफराद अभी हो सकते हैं? ये मलबे में नहीं है अभी, लोग क्योंकि इलाके दूर दराज हैं तो वहाँ तक रसाई नहीं है बाज़ इलाकों तक, और बाज़ की इंफॉर्मेशन अभी जिन इलाकों तक रसाई नहीं है तो वहाँ पहुँचने के लिए, वहाँ तक लोगों को इमदाद पहुँचाने के लिए, वहाँ मेडिकल टीम्स को पहुँचाने के लिए क्या कोई बंदोबस्त किया गया है? देखिए, गाड़ियां पहुंचा दी गई हैं सब इलाकों के लिए, और वहाँ जो रिलीफ अमल है उसको बेहतर बनाने के लिए भी गाड़ियां पहुंचा दी गई हैं, और डॉक्टरों की टीम सुबह और शाम मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं और लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो ये चूंकि जान बलेदी साहब हमारे साथ रहेगा, माजरत के साथ आपकी बात कर रही हूँ, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आके आपके साथ बात करते हैं। नाज़रीन, टेक अ ब्रेक।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आपको ये बता दें कि तबाह हाल जो अवारान है, दुनिया न्यूज़ की टीम सबसे पहले यहाँ पर पहुंची और इतना दुश्वार गुजार वो रास्ते थे कि कुछ लोग पैदल चलते और रास्ते में चलते लोगों की इमदाद करने के लिए पहुंचे और वो लोगों का हाल दिखाने के लिए, ताकि लोगों को, पूरी दुनिया को बताया जा सके कि यहाँ पर इमदाद की कितनी ज़रूरत है। तो ये क्रेडिट दुनिया न्यूज़ को जाता है कि इतने दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरते हुए अपने बहन भाइयों की इमदाद के लिए पहुंचे। जान बलेदी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जान बलेदी साहब, खाने पीने के बारे में बताइएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि लोग भूखे प्यासे 2-3 दिन हो गए हैं, पड़े हुए हैं, खाना पीना, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ तक हम जैसे हम बात कर रहे हैं रसाई मुमकिन नहीं है, रास्ते दुश्वार गुजार हैं। इस बारे में जरा बताइएगा, खाना पीना लोगों को मिल रहा है? देखिए, इस वक्त 3 इदारे सबसे बेहतर तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं। एक है बलूचिस्तान गवर्नमेंट, दूसरा है एफसी और तीसरा है आर्मी खुद। तो इस वक्त इन तीनों का जो वहाँ पे एक रास्ता भी है, काम भी हो रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा जो जोर थी पहले जो लोगों के जान बचाने की थी, जिसपे हमने 3 जो है मेडिकल सेंटर, एक हवारान में कायम किया था, एक उत्तर में और एक हब में, और एम्बुलेंस सर्विस दी थी ताकि जो शदीद जख्मी है उनको फौरी तौर पर मुंतकिल किया। इस वक्त जो बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से वहाँ खाने पीने की अशिया और टेंट भेजे गए हैं, वो 19 ट्रक वहाँ पहुँच चुके हैं और खाने पीने की अशिया पहुँच चुकी है। और फौज ने अपने तौर पर खाने पीने की अशिया पहुँचाई है, एफसी ने अपने तौर पर, और मेडिकल कैंप। इस वक्त 6 हेलीकॉप्टर जो एफसी और फौज के वहाँ खाने पीने की अशिया लोगों को पहुँचा रहे थे जहाँ फौरी तौर पर पहुँचाने की जरूरत थी। और खाने पीने की अशिया यहाँ से जो गई है वो भी तकसीम हो चुकी है और तकसीम का अच्छा, एक मैं थोड़ा रोकना चाहता हूँ वक्त का, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ बुलेदी साहब। ये बताइएगा, मेरे प्रोग्राम पे ही आए थे एक दिन आपके भूटानी साहब, उन्होंने बताया था कि पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ 2 MRI मशीन और एक खराब है। मेरा सवाल आपसे ये है कि भले वफाक उनके साथ जो करता रहा, इधर आपके जो चीफ टेन्स हैं वो जो लंदन में रहते हैं, तो एक दौलत गई बेशुमार। और ये भी भूटानी साहब ने कहा कि लोग साइकिलों पे आए थे असेंबली में और 3-3 गाड़ियां लेके गए, नीचे जमीन पे ये हालत है। तो बलोच अवाम का इस्तेसाल तो फिर उधर उनके लीडरों ने भी किया और वफाक ने भी किया, और उसका मंजर आज हम नीचे देख रहे हैं। आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल बात सही है सर। बलूचिस्तान में इस वक्त जो नई एनएफसी के बाद जो कुछ पैसा आया, इससे पहले भी आया, उसकी कोई मैनेजमेंट नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। 12 साल तक ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का इदारा जो था वो JUI के पास था। कोई एक भी प्लानिंग नहीं हुई, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कॉलेज बनी, ना रोड सेक्टर, ना हॉस्पिटल बने जी, ना अस्पताल बने जिनका रोना आज हम रो रहे हैं। ना बिल्कुल नहीं बने हैं। हर अस्पतालें बिल्डिंगें बना के छोड़ दी गई हैं, आधी बिल्डिंगें बना के छोड़ दी गई हैं, ना वहाँ स्टाफ, ना कोई मॉनिटरिंग का निजाम, ना कुछ। तो इस तरह पूरा इलाका हमारा तबाह कर दिया। तमाम इदारे, ना सिर्फ हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इवन पुलिस, इंतजामिया, फिशरीज, तमाम इदारे इन्होंने तबाह कर दिए हैं। अब जब हम आए हैं ना, तो ये तबाहशुदा सूरत को रीहेबिलिटेट करने के लिए, इसको दोबारा खड़ा करने के लिए, देखिए अभी तो पुलिस को भी हमने सही। अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जो इलाके बिल्कुल तबाह हो गए हैं, वहाँ पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का भी कोई सिलसिला है ऐसा? नहीं, इस तरह की सूरत हाल वहाँ नहीं है। कच्चे मकानात हैं, ये पूरा इलाका इंतहाई गरीब इलाका है और कच्चे मकानात हैं, और जगह इनके पास मौजूद है। वाटर सप्लाइयाँ दोबारा मरम्मत की जा रही हैं वहाँ जो है तुरबत से और लसबेला, क्योंकि दोनों डिस्ट्रिक्ट करीब पड़ते हैं और 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, वाशुक और खारान। वहाँ से तमाम जो है सरकारी स्टाफ को आवारान शिफ्ट किया जा रहा है और इन तमाम वाटर सप्लाईज को लोगों को पानी फराहम करने के लिए मरम्मत की जा रही है, ताकि बेहतर हो और बन जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जान बलेदी साहब आपका। इसमें अगर इजाजत दो मुझे शादी, देखो ना, बात ये है कि हम जब भी वहाँ पे कोई ये क्लेमिटी आती है तो वहाँ पे अब इंसर्जेंसी भी चल रही है, हकूक की बात करते हैं। मुझे नहीं पता ये जो चीफ टेन्स है किस हकूक, हम ये मानते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम का इस्तेसाल हुआ है, दीगर सूबों का लोगों का, लेकिन किसने किया ये भी तो बात कर लेना। इसका मतलब ये हैंड इन ग्लव थे सारे, जो रॉयल्टीज लेते रहे, जो वहाँ के मिनरल्स थे, जिनके मालिक ये हैं जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, वो लंदन रहे, लंदन से इधर आ गए और उन्होंने कहा देखो जी हमारे बड़े हकूक बर्बाद हो गए हैं, रोल्स राइस में घूम रहे हैं। इधर वफाक वाले जो हैं ये अपना जो है वो बर्बाद कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, जो करते रहे अब तक। अब ये कहते हैं जी, ये आज की हुकूमत के नुमाइंदे कह रहे हैं जी अब तक तो यही होता रहा, ये इन्होंने इत्तेफाक किया, ये सरकार के स्पोक्स पर्सन है। हमारी दुआ है कि जब इनकी हुकूमत जाए
तो ये अगले आने वाले हमें ये ना कहें कि ये भी वही पिछली हुकूमत करते हैं। तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी सैड एंड सॉरी सिचुएशन। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि यहाँ के हालात इंशाल्लाह जल्दी बेहतर हो जाएंगे। आलमी बिरादरी ने भी इमदाद की पेशकश की है, लेकिन सवाल यहाँ पर काजी साहब ये कि इमदाद उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। 2005 के लोग थे वो अभी तक रिहैबिलिटेट नहीं हो पाए। बात आ जाती है वो 2010 के जल्जले वाले बैठे हैं, 2005 के लोग बैठे हुए हैं जो कश्मीर में मारे गए थे। अभी जो पिछले साल जो हुआ है खुद लोग रिहेबिलिटेट, बहुत बड़ा इम्तिहान है हुकूमत के लिए बलूचिस्तान। तो मुझे ये लगता है आखिर में कंक्लूड अगर मैं ये करूं कि एक तो आफात आसमान से उतरती है, और जब हम सही तरह से अपने फर्ज अदा नहीं करते तो हमारी हुकूमतें और हमारा निज़ाम भी कुदरती आफत से बड़ी आफत बन जाता है। सही। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जो ये कहते हैं कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात में मुखलिस है तो सीज़ फायर करे। इस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि सीनियर तज्ज़ियाकार रसूल बख्श रईस साहब से हमारा राब्ता, उनसे बात करें। काजी साहब, हुकूमत को ही पहल करनी है? नहीं, बात यह है कि रात को मैं देख रहा हूँ मीडिया पीट रहा है, चीख रहा है, इमरान खान साहब ने ना जाने क्या गुनाह कबीरा कर दिया, क्या कह दिया, वो उनसे तो बात हो नहीं सकती। अब भाई बात अमेरिका बहादुर, मैंने पहले भी बात की, उन्होंने तालिबान, मैं कोई उसका ना हक में हूँ ना मुखालिफ हूँ, लेकिन मैं बात जो है हम ऑब्जेक्टिव बात करने की कोशिश करें तो वो ये कि अगर अमेरिका तालिबान से कतर में अगर आप दफ्तर खोल रहे हैं, यहाँ से वो हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुल्ला बिरादर को छोड़ दें, हमारे बंदे वापस कर दें, हम उससे नेगोशिएट करेंगे, वहाँ पावर शेयरिंग फार्मूले। अच्छा, फिर एक और मफरूजा, नहीं वो और तरह के तालिबान है, ये जब जूं ही वो ड्यूरेंट लाइन से इधर आते हैं तो उनका कोई नया जन्म हो जाता है, इस तरह की कहानी सुनाई जाती है। बात यह कि जब आप जंग में हो तो टॉक्स भी चल रही होती है और आपकी जो है वो जंग भी चल रही होती है, ये यक वक्त चलती है मिलिट्री स्ट्रेटजी के किसी। अच्छा, यहाँ तक इसे दुरुस्त करने का तरीका है, अब ये रूलिंग हमारी क्लास के जितने लोग हैं कर दें, ठीक भाई, खराब ही आपने किया था। क्योंकि मैं तो यहाँ तो मैं सोच रहा था, कल एक मुझे एक सवाल किया किसी हमारे एक जो हमारे वेब पे आते हैं प्रोग्राम देखने वाले, तो उन्होंने कहा कि हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ इट, तो मुझे लियोन ट्रॉट्स्की का एक कोट याद आया। किसी ने पूछा जंग से कैसे जान छुड़वाएं, तो उसने कहा कि यू विल हैव टू ओवरथ्रो दिस सोसाइटी टू गेट रिड ऑफ वॉर, कि इस समाज को, इस निजाम को बदलना पड़ेगा अगर आपने जंग से निकलना है। बहरहाल ये तो थ्योरेटिकल या नजरियाती रसूल बख्श रईस साहब लाइन पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया रईस साहब। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत जो है वो पहल करे, सीज फायर करे। अगर अमेरिका उनका दफ्तर कतर में खोल सकता है तो यहाँ खोलने में क्या है? फिर अगर दफ्तर खोलने के बाद अगर कोई धमाके होते हैं तो फिर उनसे पूछा जाए ये धमाके क्यों हो रहे हैं। लेकिन रईस साहब, सवाल ये है कि धमाके तो अब भी हो रहे हैं, मुज़ाकरात की बात शुरू करने के बाद भी धमाके हो रहे हैं। इमरान खान ने जो बात की है वो जो गाड़ी है उसको घोड़े के आगे बांधने के मुतरादिफ है। ये बिल्कुल नामुनासिब बात है और ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। इस किस्म की बातें उस वक्त होती हैं जब मुज़ाकरात हो रहे हों और मुज़ाकरात के नतीजे के तौर पर कोई इस किस्म के नुक्ते पर इत्तेफाक हो जाए। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत अपने तौर पर जिसको हम कहते हैं यूनिलेटरल कंसेशन देना शुरू कर दे, उससे जो दहशतगर्द हैं उनके हौसले बढ़ेंगे और ऐसा लगता है कि उनके हौसले बढ़े हैं। जब हुकूमत या रियासत उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक के अवाम के हौसले ना बढ़े और जो असलियत पसंद दहशतगर्द हैं उनके हौसले पस्त ना हो। ये जो तजवीज़ है उनके हौसले बुलंद करने के मुतरादिफ हो, उससे उनके हौसले कमज़ोर नहीं होंगे। मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात में जो तालिबान की क़यादत की तरफ से शराइत आई हैं उनको बिल्कुल हुकूमत को नहीं मानना चाहिए, बगैर शराइत के बात करनी चाहिए और साथ साथ हुकूमत को अपनी ताकत तो सीज फायर में पहल किसको करनी चाहिए? इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत करे। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जब मुज़ाकरात हों तो मुज़ाकरात के नतीजे के तौर पर इस पर इत्तेफाक राय हो सकता है कि दोनों नहीं म्यूचुअल अगर सीज फायर होती है तो म्यूचुअल होनी चाहिए ना। ये तो नहीं है कि पहल कौन करे, म्यूचुअल करें। जी बिल्कुल सही है। हुकूमत को क्यों ऐलान करना चाहिए कि हम जंग बंद कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल सरेंडर करने के मुताबिक। बिल्कुल। आप एक बात कह रहे हैं जी कि उनके हौसले बुलंद, और क्या हौसले बुलंद हो उनके? एक दिन में वो हमारे जो हैं एक जो जनरल हैं उनको वो शहीद कर देते हैं, उसके बाद ये जो, तो उनके हौसले तो पहले दिन से ही बुलंद हैं और हम लगता है डिफेंसिव पे हैं। लेकिन देखिए हौसले ये जो इस तरह से हौसले बुलंद नहीं होते। हौसले बुलंद उस वक्त होते हैं कि जब उनको ये यकीन हो जाए कि हुकूमत उनकी हर बात मान लेगी। ऐसा अभी तक हुकूमत ने नहीं किया। हुकूमत कमजोरी ना दिखाए, हुकूमत ताकत का इस्तेमाल जहाँ करना चाहिए
जरूर करना चाहिए, और साथ साथ जो मुज़ाकरात के दरवाजे हैं कभी बंद नहीं होने चाहिए। इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि अगर ताकत का इस्तेमाल रईस साहब सवात में हो सकता है और बाद में वहां पर अमन कायम हुआ तो ये ऑप्शन कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। देखें, वहाँ पे अमन कायम हुआ तो ताकत इस्तेमाल की, बिल्कुल अमन उस तरह से कायम नहीं हुआ कि जी वो आपसे मुतालबात करते जाएं कि आप आइन से इनहराफ करें, आपकी जो एक मुंतखब हुकूमत है उसको ख़त्म करें, इक़्तिदार उनके हाथ में दे दें, या उन्होंने जो इमारत कायम की हुई हैं, यानी उन्होंने जो अपना इक़्तिदार आला किसी इलाके के ऊपर कायम करके लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है, उनको वो उनकी जो यरगमाली है कायम रहे। ये तो मैं समझता हूँ कि फिर रियासत की नाकामी है कि हम अपने शहरियों को इस किस्म के लोगों के हवाले कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और मेरा आपसे, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ रसूल बख्श रईस साहब, कि अभी एक नेमिंग द डेड के नाम से एक प्रोजेक्ट यूके बेस्ड एक उन्होंने किया, बॉडी ने लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने पहली लिस्ट दी है। नेमिंग द डेड से मुराद ये है कि वो जो ड्रोन में लोग मारे गए, 550 लोगों की लिस्ट दी है उन्होंने, जिसमें 295 सिविलियंस हैं, 295 सिविलियंस हैं और 255 एलिजिडली मिलिटेंट्स हैं, जिसमें 95 बच्चे हैं, 2 औरतें हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 5 में से 4 विक्टिम्स के नाम ही नहीं है। डोंट यू थिंक दैट दीज ड्रोन अटैक्स एंड द पॉलिसीज जो उनकी हैं हेल्प कर रही हैं मिलिटेंट की? हमारे यहाँ वो इस जंग को जिंदा रखना चाहते हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है। ये जो एपोलॉजिस्ट बन गए हैं पाकिस्तान में, मीडिया में भी और सियासतदानों में भी, कि वो जो असलियत पसंद है उनके ऊपर, या उनका जो नजरिया है, या जिस किस्म का फसाद हमारे मुआशरे में कराची से लेके काशगर तक या उन्होंने बर्पा किया हुआ है, उसको हम एक जवाब पैदा करते हैं उसके लिए कि नहीं जी ये तो बड़े मासूम लोग हैं। ऐसा जाहिर होता है कि अगर ड्रोन ना हो तो ये इस किस्म की कार्रवाइयां वो नहीं करेंगे। लेकिन रसूल बख्श रईस साहब, ये जो अमेरिका के अपोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, मिसाल के तौर पे अमेरिका सीरिया में अल नसरा फ्रंट जो है, अलकायदा उसको असला भी दे रहा है और पैसे भी दे रहा है और उसको फंड भी कर रहा है, और उधर वो, और ये जो अमेरिका के अपोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, उनके बारे में आप क्या कहते हैं कि वो क्या वो नाम ही नहीं लेते कि अलकायदा का जन्म भी इन्होंने रईस साहब इस सवाल का जवाब लेते हैं। रईस साहब माजरत के साथ मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी रईस साहब, काई साहब का सवाल था, उसका जवाब दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सब्जेक्ट तब्दील कर रहे हैं। वो ये है कि अब जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसका सीरिया से क्या ताल्लुक है। बिल्कुल सीरिया के बारे में मैं रिफ्रेज कर देता हूँ सवाल, ताकि इसके रिलेशन यहाँ बन जाए। अगर अमेरिका, एक तो जन्म अलकायदा का, वहीं से जन्म भूमि अमेरिका थी इसकी, आज अगर वो वहां मिलिटेंट्स की सपोर्ट कर रहा है तो क्या बैद है कि यहाँ भी कर रहा हो? बिकॉज ये उसकी फिर पॉलिसी तो नहीं है इन्हें ना सपोर्ट करे, एंड वी हैव एवरी राइट टू डाउट देयर इंटेंशंस। ये तो आपके कियास रही है। वहां पे देखें कि सीरिया के अंदर एक मुल्क नहीं, जो हिज़्ब इख्तिलाफ के जो धड़े हैं असद की हुकूमत के खिलाफ, और असद की हुकूमत तो एक गैर कानूनी और गैर अखलाकी हुकूमत है, और वो एक खानदानी बादशाह की तरह से वहाँ पे कायम हो चुकी है। उनके जो मसैकर है अपने लोगों का, जिस तरह उन्होंने शहर तबाह किया, उसके खिलाफ जितना अरब ममालिक हैं, वो जो हिज़्ब इख्तिलाफ वो सारी डेमोक्रेसीज हैं, सारी डेमोक्रेसीज हैं साहब की जो उनके खिलाफ है, नबुर्दार सऊदी अरब वगैरह। आप अपनी बात करते हैं, बात नहीं, आपको पूरा टाइम उनको सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तुर्की सपोर्ट कर रहा है, जॉर्डन कर रहा है, गल्फ स्टेट्स कर रही हैं, यूरोपियन यूनियन कर रहा है, अमेरिका कर, सारे लोग उनको कर रहे हैं। तो वो अल नसरा फ्रंट ठीक है वहाँ पे अल नसरा फ्रंट जो है वो ठीक है जी। अल नसर फ्रंट जो है, जो पूरे मीडिया में आया, जो कि अलकायदा और वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं, वहाँ पे वो दे रिप्रेजेंट ऑल दैट इज ट्रू एंड राइट। जी, मेरे ख्याल में आप जो नतीजे निकाल रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। उसमें जो अमेरिका है वो ये कोशिश कर रहा है कि जो वहाँ पे मॉडरेट तबके हैं, उनमें अलकायदा के लोग भी उसमें कुछ शामिल हैं, उनको वो सपोर्ट नहीं करना चाहते। और सबसे जो बड़ा चैलेंज है सऊदी अरब और इन तमाम मुल्कों के लिए, अगर वो चाहते हैं कि वहाँ पे असद की हुकूमत खत्म हो, लेकिन वो वहाँ पे अलकायदा को कायम नहीं करना चाहते। अगर आप ये नतीजा निकाल रहे हैं कि अलकायदा की वहाँ अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, ये दुरुस्त नहीं।
इसका रईस साहब बहुत शुक्रिया आपका। रईस साहब कहना था कि वहाँ की सिचुएशन का यहाँ की सिचुएशन से देखिए, कोई मैं ताल्लुक एक नहीं थोड़ी सी बात करता हूँ। उसामा बिन लादेन को अगर जो है CIA के साथ मिलकर वो यहाँ काम कर सकता है, और अगर यहाँ पे ये सारे कहने का मतलब है कि वो यहाँ पे भी सपोर्ट कर सकता है। आज कोई नया जन्म हो गया है अमेरिका का कि जहाँ वो जो अगर वो अल-नसरा फ्रंट को वहाँ सपोर्ट कर रहा है, तो नहीं वो है, उसके साथ जॉर्डन है, उसके साथ जॉर्डन जो है वो डेमोक्रेसी है, सऊदी अरब डेमोक्रेसी है जो वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर यहाँ मिलिटेंट्स की अपोलोजिस्ट हैं, यकीनन है, और उन्हें नहीं होना चाहिए, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, या अमेरिकन के अपोलोजिस्ट भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी खबरों की तरफ। मेरे ख्याल में सबसे पहले बड़ी देर से हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह। ये क्या ड्रामा है कि हमारे प्लेयर्स जाते हैं एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट की इंतजामियों ने वापस भेज देती है, 2 बॉडीज बन चुकी हैं। मैं स्टोरी मैं चाहता हूँ आप हमें बताएं कि ये खींचातानी क्या है। स्पोर्ट्स तो पहले ही बर्बाद है, इंशाल्लाह बाकी मादा ये कर देंगे, क्या कहानी है? कैसा आपने सुना होगा कि 2 हाथियों की लड़ाई में नुकसान घास का होता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के 2 सदूर बने हुए हैं, एक आरिफ हसन है और एक अकरम साई हैं, जो पाकिस्तान में खेलों के साथ खेल रहे हैं। और जो पाकिस्तानी हुकूमत है, जो IPC के वजीर हैं, वो बेसिकली जिनको रेफरी के तौर पर काम करना चाहिए था, वो खुद तमाशाई बने हुए हैं। और एक साइड उन्होंने ले रखी है अकरम साही की, डिसीजन नहीं कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से ये खेल जारी है और खिलाड़ी इफेक्ट हो रहे हैं इससे। जैसे आपने सुना होगा कि 2 बार पाकिस्तान जो तैराकी टीम है वो जाना चाह रही थी इंडोनेशिया में इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में, उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से ये लेटर दिया गया है कि जो भी टीम आरिफ हसन की तरफ से जाएगी वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती, एयरपोर्ट के रास्ते नहीं जा सकती है। और अकरम साही की जो टीम है उसको IOC रिकमेंड नहीं करती, यानी खिलाड़ी किसी सूरत में भी पाकिस्तान से बाहर जाकर नहीं खेल सकते। तो 2 धड़े बने क्यों हुए हैं? तो इनमें नुकसान तो हमारे मुल्क की खेलों का हो रहा है, हमारे खिलाड़ियों का हो रहा है, ये 2 धड़े बने क्यों हैं? शायद इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के 1.5 साल पहले, आरिफ हसन जीते थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था कि 2 टर्म से ज्यादा कोई भी नहीं रह सकता। तो आरिफ हसन का 3रा टर्म था, पाकिस्तान हुकूमत ने उन्हें कहा कि आप ये छोड़ दें। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो पाकिस्तान से ना ही वो फंड लेती है, ना ही कुछ उनका कोई लेना देना है। तो हमारे रूल, ये जो पॉलिसी है, ये हम पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है। दरअसल मसला ये है कि बहुत सी फेडरेशन ऐसी हैं जिनके जो सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो काफ़ी अरसे के साथ जो हैं वो खेलों के साथ चिपके हुए हैं। तो उनको सहारा मिल गया आरिफ हसन को, उन फेडरेशन के प्रेसिडेंट्स का भी। तो ये काफ़ी झगड़ा जो है वो चल रहा है। ये क्यों चिपके हुए हैं? इसमें कोई माल भी है, कोई प्रिजाइड ओवर करते हैं, या सिर्फ दौरे शौरे हैं और चौधराहट ही है? काजी साहब, आप जितना टाइम आपको प्रोग्राम में लगता है, इतने टाइम में पाकिस्तान में एक नई फेडरेशन आप बना सकते हैं। किसी भी खेल की पैरेलल जो फेडरेशन ऑलरेडी पाकिस्तान में है, आप उसकी पैरेलल बॉडी भी बना सकते हैं। और रही बात के पैसे की, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को IOC से सालाना अगर एवरेज देखें तो $1 लाख मिलता है, और अगर OCA से देखें तो $50,000 मिलता है। इसके अलावा ओलंपिक्स से और एशियन गेम्स से भी जब वो होती हैं तो उसमें जो भी पाकिस्तान के हिस्से में पैसे आते हैं वो मिलते हैं, और इनको करना कुछ नहीं होता, सिवाय एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाना होता है। और तकरीबन 1 साल के अंदर एवरेज अगर देखा जाए तो 15 से 20 जो टूर फॉरन है वो मिलते हैं। तकरीबन 30,000 सिर्फ DA मिलता है एक प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को, और जो प्रोटोकॉल है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते किस किस्म का वहां पर मिलता है। तो असलम साही को सपोर्ट कौन करता है? इनके खिलाड़ी बाहर नहीं जा सकते? नहीं, अकरम साही को पाकिस्तान हुकूमत सपोर्ट करती है, लेकिन IOC का कहना है कि जो इलेक्शन हुए थे उसमें अकरम साही हारे थे और हमारे नुमाइंदे उस वक्त मौजूद थे, लिहाजा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है वो अकरम साही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान हुकूमत कह रही है कि हमारी पॉलिसी के बाद जो नए इलेक्शन हुए हैं उसमें PO के प्रेसिडेंट जो अकरम साही हैं, तो IOC फिलहाल उनको नहीं मान रही है। दोनों फ्री कैंप को बुलाया जरूर है 4 अक्टूबर को, उसमें IPC के वजीर भी जाएंगे, लेकिन देखते हैं उसमें क्या फैसला होगा। मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई इसका जो है हल निकल पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह आपका। आपस की लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है? ये देखिए, स्पोर्ट्स एक हमारी प्राइड हुआ करती है। जब से, यानी हम हॉकी में थे, क्रिकेट में भी जो हो गया वो आपने देख लिया, ओलंपिक्स में एक आध तमगा हम हॉकी का ले आया करते थे, और एक ज़माना ये भी था कि हॉकी में कोई ऐसा ग्लोब पे ऐसा एजाज़ नहीं था जो हमारे पास नहीं हो। मगर अब क्या है, ये शायद कुछ सरकार के लोग देख रहे हो, तो ये ज़रा कुछ 4 खिलाड़ी जो खेलना चाहते हैं उन्हें भी आपस की सियासत की नज़र रखा जा रहा है। जी, मैं थोड़ा सा ये स्टोरी को दोबारा, यानी मैंने वैसे मेंशन तो कर दी थी शादिया, ये जो नेमिंग द डेड, ये UK बेस्ड एक बॉडी है, एक थिंक टैंक है, उन्होंने हमें बताया है कि उन्होंने एक तफसील जारी करना शुरू की है। उन्होंने बताया कि 2500 बंदे मर चुके हैं अब तक ड्रोन हमलों में, 400 जिसमें सिविलियंस कंफर्म हुए हैं। मगर एक जो उन्होंने बात बताई है कि पांच बंदे जो मरते हैं उनमें 4 के नाम ही किसी को नहीं पता कि वो मिलिटेंट हैं या कौन है। मगर जो उन्होंने 550 की जो लिस्ट उन्होंने फ्राम की हमें, उसमें 295 कंफर्म्ड सिविलियंस हैं, 95 बच्चे हैं और 2 औरतें हैं। अब हम जब ये डिस्कशन करते हैं, हु वुड सपोर्ट दीज मिलिटेंट्स, ये जो जानवर हैं जो बंदों को मार रहे हैं, हमारे क्रिश्चियन भाइयों को, कोई इनकी सपोर्ट करेगा? लेकिन इधर एक तरफ से जब मौत आती है तो वो बुरी है, दूसरी तरफ से मौत आती है तो वो बड़ी मुस्बत चीज़ है।
तो हम क्यों इन दो साइडों में बटे हुए हैं? हमें मिलिटेंट से भी निजात चाहिए, हमें आलमी रेशा दवानियों से भी निजात चाहिए, हमारे नुमाइंदे आके हमें प्रोटेक्ट करें, हम जो हमसे टैक्स लेते हैं, जो हमारे टैक्स पे इतनी जिंदगी अच्छी गुजारते हैं। ये रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई, ये यूके बेस्ड एक है मेरे पास, इसका नाम भी है कुछ ये, लेकिन इस प्रोजेक्ट का नाम तो ये है कि ये ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, इसकी वेबसाइट है, इस पर जाके आप देख लें, वो इसको थरोली करें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ्यूल करती हैं और यहाँ की इंसर्जेंसी को। जब आपने देखा वो जो क्रिश्चियन बच्चे जो रो रहे थे और दाड़े मारे, उनके आंखों में खून था, जिनके बच्चे मरे हुए थे, कल वो पता नहीं क्या बन जाएंगे जब आप इस तरह से। तो ये आग लगी हुई है, इसमें हमारे इंटेलेक्चुअल्स और दानिश्वरों को सोचना चाहिए कि इस मुल्क में हमने तो रह लिया, हमारे बच्चों ने भी रहना है, तो इसमें हमें पॉलिसी जो है। मैं आगे बढ़ता हूँ, शादी एक स्टोरी है बड़ी, ये भी स्पोर्ट्स से आज रिलेटेड है, और मैं ये स्टोरी इसलिए करना चाहता हूँ कि ये डायरेक्टली तो नहीं लगता कि हमसे रिलेटेड है, मगर हमसे इनडायरेक्टली ज़रूर रिलेटेड है। एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का विलेज बन रहा है कतर में, $100 अरब से, और कतर इस वक्त बहुत अमीर तरीन मुल्कों में से एक है। और वहाँ पे ये 2022 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होना है। इसमें बेशुमार चीज़ें बनी। यहाँ जो मैंने खबर देखा, ये सवेरे ये गार्जियन की एक यानी जैसे आप कहते हैं ना, एक ख़ास उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करके ये खबर बाहर निकाली है। वो कहते हैं कि एक तरफ तो काठमांडू की जो एयरपोर्ट है, वहाँ से वो वर्कर्स जो हैं जो वो ज़िंदगी की जिल्लत से तंग आके वहाँ जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, उधर से 2 ताबूत आ रहे होते हैं। तो वहाँ जो उन्होंने जो वर्किंग कंडीशंस बताई हैं वो ज़रा मेरे ख्याल में नाज़रीन से शेयर करें। और मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि 1.5 मिलियन यानी 15 लाख मजदूर उन्होंने और इन इलाकों से रिक्रूट करके ले जाने हैं। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ क्या गुजर रही है। वहाँ तकरीबन एवरेज 1 से 2 वर्कर डेली मर रहे हैं, और उसमें जैसे उनकी फुटबॉल की जो फेडरेशन है उसने कहा कि ये मॉडर्न डे स्लेवरी है, फोर्स्ड लेबर हो रही है। उन्हें 2-2 महीने तनख्वाहें नहीं दी जाती, उन्हें तनख्वाहें नहीं दी जाती, और 24-24 घंटे भूखा रख के 12-12 घंटे काम लिया जाता है, और उसके बाद उनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं। वो लोग भाग जाना चाहते हैं। अभी कुछ 30 जो नेपाली वर्कर हैं वो इस वक्त जो सफारत खाना है नेपाल का, उसमें वो पनाह लेके बैठे हुए हैं। और उनकी खुद जो सफ़ीर है वहाँ की माया कुमारी, क्या नाम है उनका, वो कहती हैं माया कुमारी शर्मा, वो कहती हैं कि ये मुल्क नहीं है, ये एक ओपन जेल है। और इसके अलावा वहाँ पे जो मौतें हो रही हैं वो कहते हैं ठीक ठाक सेहतमंद, हम वो वर्कर्स की मौतें 50-51 सेंटीग्रेड है, और पानी नहीं है, पानी की एक्सेस भी नहीं है कि उनको पानी मिले, तो ऑल ऑफ अ सडन बैठे बैठे वो मर जाते हैं। उसका नाम उन्होंने रख दिया है हार्ट अटैक सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट हार्ट अटैक सिंड्रोम या पता नहीं क्या। और जो आके बंदा पकड़ा जाते हैं और कहते हैं जनाब ये जो बंदा है ये तो उसको हार्ट अटैक हो गया था। वहाँ के मीडिया में इस खबर को बिल्कुल वहाँ मीडिया कोई नहीं है वहाँ पे। अब ऊपर क्या कतर है, क्या कतर में इस वक्त अमेरिकी अड्डे हैं, वहाँ उनका हैंड पिक जो है वो रूलर बैठे हुए हैं, और वहाँ पे बड़ा माल है, और तकरीबन 90% वर्क फोर्स हमारे इलाकों से गई हुई है, और उनसे पासपोर्ट आप ले लेते हैं। अब ये जो उनका कानून है वो क्यों हरकत में नहीं आता? क्योंकि वहां जाके आपको कारोबार करना पड़ता है उनके साथ मिलके, बिल्कुल उनका कोई ना कोई अरबी कफाया जैसे कहते हैं। अच्छा, वो पासपोर्ट भी ले लेते हैं। अब वो वर्कर जो जैसे सऊदी अरब में अब ये दुख यहाँ जो कि हम उनको रोजगार नहीं देते, तो वो बता रहे थे कि 1 लाख रुपया या पाकिस्तान के लगभग जो है वो कर्ज लेके यहाँ से, और फिर ये जो रिक्रूटमेंट करते हैं, ये जो भेजते हैं लोगों को, ये भी मौत का धंधा कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये बात करना चाहता था कि 2022 में कितनी चकाचौंध होगी, कितनी, लेकिन उसके पीछे उसके नीचे दैट विल बी बिल्ट ऑन द बोन्स ऑफ द वर्कर्स वहाँ पे। तो ये जिंदगी ये क्या है, तो जो हमारे लोग सुन रहे हैं और हमारे भी जो वर्कर्स हैं वहाँ पे, कभी हमने ये स्टोरी नहीं की कि उन्हें किन हालात में, किन कंडीशन में आपको ब्रेक के करीब आ रहे हैं। नाज़िर, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अमरीका से कॉलर हैं जावेद। हेलो जी, वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी बहन, मुझे एक बात बताएं कि हम इतने कमजोर हैं जो हमारे बहनों और भाइयों और बच्चों को मार रहे हैं कि हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं? और दूसरी बात कि इनके साथ हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम इनके साथ फाइट कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। देखिए दोनों ऑप्शन होते हैं। इन्होंने बड़ी सही बात की है, ये बात उन्होंने रसूल बख्श रईस साहब ने भी की, और ये जो हमारी वीकनेस है ये हमें वीकनेस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, हमें अपनी रेट के लिए, और ये लेकिन ऑप्शन तो मौजूद है ना, या मुज़ाकरात वैसे अगर बात भी करी तो फिर आप डायरेक्ट कार्रवाई कर दें। जब आप जंग करते हैं तो बात, वर्ल्ड वार जब हो रही थी तो जंग भी हो रही थी, तो बातें भी हो रही थी। अच्छा, मैं जब हमने स्टोरी कंक्लूड की तो मैं एक दो बातें जो कि बीच में एकदम टाइम आ गया, तो मैं ये कह रहा था कि जब 2022 में हम ये देख रहे होंगे वर्ल्ड कप, इसमें रोशनियाँ होंगी बहुत सी ना, वो क्या कहते हैं वो जो फायर वर्क्स होते हैं, तो ऐसे ही नहीं लगेगा जैसे वो जो रोम में जो स्टेडियम सजाया करते थे शेरों के साथ लड़ाई। तो क्या फ़र्क है? क्या हम जरा महज़ब किस्म की स्लेवरी हमने कर रही है? हमने कपड़े अच्छे पहन लिए हैं, बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, तो क्या हम उस बर्बरियत से बाहर निकल आए हैं? अगर हम इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें कि हम किस तरह लोगों से क्या सलूक करते हैं, और वो $100 अरब जो है वो दाएं बाएं खा के लोग निकल जाएंगे और लोग अपनी खून से वो पे करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में स्टिल वी नीड सम अदर वर्ल्ड, अ बेटर वर्ल्ड। मैं खबर करना चाह रही हूँ नाज़रीन, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोबाइल फ़ोन के जो सस्ते नाइट पैकेजेस थे इन पर पाबंदी लगा दी थी कि इससे बच्चों में माशरती बिगाड़ पैदा होता है, वो रात को बातें करते हैं जो कि हमारे माशरे के लिए ठीक नहीं है। वालिदैन इस पर परेशान थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए को नोटिस जारी के बगैर इस तरह का फैसला कैसे दिया, और पीटीए गैर फ़ाल इदारा है, वो इस तरह के पर पाबंदी क्यों लगाएगा, क्यों लगा सकता है, नहीं लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है पाबंदी। और सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन साथ ये भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि रात को बातें करने वाले कुछ गलत बातें करते हों। आपका देखें, अगर पाकिस्तान से आप बात करें, मुख्तलिफ ममालिक में टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कारोबार की वजह से आप किसी से बात कर सकते हैं, आप किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से बात करने के लिए रात को बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रात को सिर्फ लवी डवी और रोमांटिक बातें ही हों का सब। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसे ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में भी देखना चाहिए। गलत बातें होती है, गलत हरकत होती है, इस तरह तो आप अपने नेट को भी बंद कर दें, वहाँ तो दिन में भी बिगाड़ पैदा हो रहा है। आप बच्चों के लिए फेसबुक बंद कर दें, यूट्यूब तो वैसे ही बंद है। तो इसलिए हर जो पॉइंट है, हर बात का पॉजिटिव पहलू भी निकाला जा सकता है। नहीं, पहले तो ये कि जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं अच्छी बात है, हर आदमी का हक है। तो जब वो 19-20 बरस के खुद हुआ करते थे तो वो क्या रोमांटिक बातों के खिलाफ जुलूस निकाले थे उन्होंने, या वो खुद जिंदगी में क्या किया करते थे? तो हम मसला ये है कि एक तो ये कि और हम रोमांस से इतने खौफजदा क्यों हैं? जो एक पॉजिटिव या एक है, इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये कंपनियों का नुकसान भी बड़ा हो जाएगा अगर ये सारे पैकेज बंद हो। उनका अपना मसला है और इधर अपना मसला है। मेरे ख्याल में हम जो है आज़ादियों को सलब करने के नाम पे जो है, अभी कल एक खबर थी जिसपे बड़े हाव हुई कि ये जीन जो पहन के हैं जो बच्चियां जो हैं वो, अब दो बातें हो रही हैं। यूरोप में नकाब पे पाबंदी लग रही है, यहाँ पे पाबंदी लग रही है कि जी आप जो है वो ये जीन, टाइट जीन और ये कपड़े पहन के ना आए। तो मेरे ख्याल में एक तो ये जो रियासत मौजूद है, कानून मौजूद है, कोई पार्लियामेंट आपको कानून बना लें। पार्लिमान अगर ये समझती है कि भाई ये हमारे तौर अतवार हैं तो वो बना लें। मगर हमें लगता है कि जिस तरह वेस्ट बहुत ज़्यादा खींच के ले जाता है चीज़ को उस जानब, औरत की आज़ादी के नाम पे उसके कपड़े उतार देते हैं और हम उसको बिल्कुल ही जो है बोरी में रैप कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में दरमियाना रास्ता, मॉडरेट रास्ता हम इख्तियार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये दोनों ही, अब एक औरत अगर वहाँ अपना बुर्का करना, अपना हिजाब पहनना चाहती है तो ये फ्रांस, उनको शर्म आनी चाहिए, ये रोक रहे हैं। हमने कभी उनको कहा है वहां जाके कि आप ये कपड़े उतार के क्यों घूम रहे हैं? तो आप वो हमें क्यों कहते हैं कि आप? तो इधर यही मामला है कि अगर कोई बच्चियां एक डिसेंट लिमिट में रह के, जो वैसे भी एक खास साथ से आगे आप एक समाज में जा भी नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में ये, इसलिए उन बच्चियों के लिए और सबके लिए अच्छी बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इसमें गलत हरकत भी नहीं होनी चाहिए। और वालिदैन को, बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि हर काम अच्छा क्या है बुरा। मेरे ख्याल में कैसा वालिदैन बताए ना, बच्चे को खुद एक सर्टेन एज लिमिट के बाद खुद से बच्चा अपने अच्छे बुरे के बारे में सोचने लगता है। उसको पता चल जाता है जिस बच्चे ने गलत काम करना है वो माँ बाप के समझाने के बावजूद भी करना है। माँ बाप रात को बच्चे के साथ, हर बच्चे के साथ सो तो नहीं सकते, हर टाइम 24 घंटे उसके साथ रह तो नहीं सकते। इसलिए बच्चों को खुद से ये सोचना है कि उनके लिए सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सस्ते मोबाइल फोन पैकेजेस पर पाबंदी नहीं लग रही। जी तो आगे बढ़े थोड़ा सा, अगर बात हमारी हो सके कैसर से, तो कैसर ने आज हमें एक स्टोरी बताई। हाँ कैसर, आप लाइन पे हैं, तो ये हजूर ये बताइए कि ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी थी, मैं सुन रहा था कि कैसे जो है 30-30 साल पहले जो वफात शुदगान हैं उन पे पर्चे हो रहे हैं, क्या कहानी है? कैसा ऐसा है कि वापदा की फुर्तियां मैं तो कहूंगा, क्योंकि वापदा की जानिब से जो है जो 72 बिजली चोर हैं जो दुनिया लगाकर बिजली चोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि वो 72 लोगों में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सपोर्ट हासिल है। लिहाजा थाना कसोगी में जो है 2 FIR दर्ज करवाई गई है वापदा की जानिब से, जिसमें मोहम्मद हुसैन अवान जो कि 1 सितंबर 1982 में दरीना दुश्मनी पर कत्ल कर दिया गया था,
जब इसका दूसरा भाई मोहम्मद यकूब अवान है जो 17 अगस्त 2009 को अदालत के बाहर वफात पा गया। अब इन दोनों जो के वफात पा चुके हैं, इन दोनों के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं कि ये बिजली चोर है। अब जो कब्रिस्तान में चले गए हैं, कब्रों में चले गए हैं, 31 साल हो गया वो कब्रों में चले गए। अब 31 साल बाद उनके खिलाफ बिजली चोरी की FIR हो रही है। और बाद में हम करते क्या है कि पहले ये देखे ना, वापदा वाले इन्होंने मुकदमा तो दर्ज करवा दिया, अब बाद में सारा प्रेशर जो है पुलिस पे आ जाएगा जी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अब देखना ये है कि वापदा मुकाम जो है वो उनकी इतनी लापरवाही है, इतनी गफलत है कि उन्हें यही इल्म नहीं कि जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं वो बंदे तो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। और उल्टा उन्हें 7,25,000 रुपए का जुर्माना भी डाल दिया गया है। हालांकि जब मुकदमा दर्ज होता है तो भाई साहब सारी बात देखा जाता है कि जिस बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है ये बंदा कौन है, कहाँ का रहने वाला है। और जो बंदे 31 साल पहले मैं तो इस बात से हैरान हूं कि अब बिजली के बिल हमें वफात पाने के बाद भी देने पड़ेंगे। पहले ही बहुत ज्यादा बिल हैं, बाद में भी जान नहीं छूटेगी, बाद में भी हमें जो है कब्रों में से भी जाके ये बिल लेंगे। असल बात यह है कि जो हमारे एक्सीएम लेवल के होते हैं, एसपी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि एसी वाले कमरे से बाहर निकले और जाकर देखें कौन बिजली चोरी कर रहा है कौन नहीं कर रहा। हमने बिजली का पहले भी इशू किया था ये ट्रांसफार्मर चोरी वाला। अब ये देखें कि छोटे ट्रांसफार्मर जो कम केवी के उन्हें बढ़ा करके भी बिजली चोरी करवाई जा रही है। और इससे बढ़ के ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े लोग जो है, अरे हम एसी चला रहे हैं, वापदा वाले उनसे पैसे ले रहे हैं, पैसे लेकर चोरी करें और मुद्दों में दर्ज करवाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कैसर नदीम साकी, बड़ी हैरान पॉइंट आउट किया ना, ये एक बात तो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। कुछ मेरे जाती तजुर्बात नहीं, वैसे जब मैंने उनसे बात की, बड़े पोलाइटली बोलते हैं, जब हम कुछ शिकायत करना चाहते हैं वापदा वालों से, तो मैंने उन्हें अर्ज की, मैंने कहा यार मैं कुछ परेशानी में हूँ, मेरी बिजली ठीक कर दे। मैंने सवेरे जाके बड़ा 5 बजे जागना होता है, मैंने 4 बजे, तो वो खैर उसने बड़ा पोलाइटली किया। मगर मोस्टली इन्होंने जो नंबर दे रखे होते हैं, ये जो नीचे बिल पे नंबर होता है ना कि अगर आप राब्ता करें अगर कोई मसला हो जाए, उसमें ना वो कोई नहीं उठाता। और ये जो है एक दफ़ा ये और भी एक तजर्बा मेरे साथ हुआ कि मेरी बिजली कोई और चोरी कर रहा था, तो वापडा वालों को मैंने रिक्वेस्ट की, वो नहीं आए। फिर जब थोड़ा सा तारुफ हुआ तो फिर आ भी गए वो। तो इस तरह से मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा कम से कम बिजली में बिल में आप रिलीफ नहीं दे सकते, और लोड शेडिंग में रिलीफ नहीं दे सकते। मौत के बाद रिलीफ दे दे मौत के बाद रिलीफ क्या देना, वो मौत के बाद तो 7.5 रुपए का 7.5 लाख का बिल लेके चले गए। यूं लग रहा है जैसे गफलत ही कह सकते हैं इसे, गफलत भी कह सकते हैं और मुसीबत भी। ये जो है प्रोग्राम का वक्त हो गया कायद साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।